मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है जो कि आपके एमपी वर्ग 3 शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। बिल्कुल पहला प्रश्न जो है आपके सामने आने वाला है और इस पहले प्रश्न में यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है सागर का पर्यायवाची नहीं है। अम्बुधि, रत्नाकर, वारिस और निर्जर। तो बिल्कुल अगर बात करें यहाँ पे तो अम्बुधि हुआ, रत्नाकर हुआ, वारिस हुआ और इसके अलावा अगर यहाँ पे नदीस लिखा होता या अरडव लिखा होता, वारिस लिखा होता, जलधाम लिखा होता तो ये सभी क्या हैं आपके सागर के पर्यायवाची हैं। जबकि यहाँ पे निर्जर जो है ये सागर का पर्यायवाची जो है वो नहीं है। ये किसका पर्यायवाची भैया? सुर या असुर, जानते हैं ना, सुर या अमर, ठीक है, देव, इसका पर्यायवाची है। ठीक है, तो बिल्कुल चलेंगे भैया हम दूसरे प्रश्न की तरफ और दूसरा प्रश्न आपके सामने जो है वो स्क्रीन पे आने वाला है और इस प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से आओ आज नहर में तैरा जाए वाक्य में संबंध वाच्य कौन सा है। आओ आज नहर में जो है वो तैरा जाए, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? कर्तवाच्य है, कर्मवाच्य है, सहायक वाच्य है या भाववाच्य? ठीक है, बिल्कुल आओ आज नहर में तैरा जाए वाक्य में यहाँ पे भाववाच्य। बिल्कुल जिस वाक्य में भाव की प्रधानता हो, क्रिया के जिस रूप में न तो कर्ता की प्रधानता हो न तो कर्म की प्रधानता हो, बल्कि क्रिया का भाव प्रधान हो, वहां पे भाववाच्य होता। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा होता कि मुझसे सोया नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, उठा नहीं जाता, तो भैया यहाँ पे क्या हो जाता? तब भी यहाँ पे आपका भाववाच्य होता। ठीक है, वाच्य आपके मुख्यतः जो है 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। चलेंगे हम यहाँ पे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, महोषधि में कौन सी संधि है? यड़ संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि या वृद्धि संधि? तो बिल्कुल अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा? महा प्लस औषधि होगा। ठीक है, और इसमें जो है कौन सी संधि है यहाँ पे? यहाँ पे भैया वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि है यहाँ पे। ठीक है, अब वृद्धि संधि की अगर हम बात करें तो यदि आ के बाद ए आए तो बिल्कुल अगर बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे आ लिखा हो और उसके बाद यहाँ पे ए या आए, ठीक है, तो इन दोनों के स्थान पे यहाँ पे क्या हो जाता है? ए हो जाता है। ठीक है, वहीं अगर बात करें तो या ओ हो जाता है तो औ बन जाता है। बिल्कुल अगर ए अ है, ठीक है, तो यहाँ पे अ बन जाता है। वहीं पे आ के बाद अगर बिल्कुल आ के बाद यहाँ पे ओ औ आए तो इन दोनों के मेल से यहाँ पे अ हो जाता है। ये आपके वृद्धि संधि का जो है नियम होता है। ठीक है, चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने है और इस प्रश्न में पूछा गया है कि कबीस की संधि विच्छेद होगी कपि प्लस ईस, कपि प्लस ईस, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसका जो है सही होगा। तो बिल्कुल अगर हम इसके संधि विच्छेद करते हैं तो यहाँ पे कपि प्लस जो ईस है ये इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, और ई मिलके बड़े ई जो है बनाते हैं, ये नियम होता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब यहाँ पे चौथा जो है वो बिल्कुल सही होगा। चलेंगे हम आगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे दंतोष्ठ ध्वनि में कौन सी है? बिल्कुल दंतोष्ठ ध्वनियां जो है कौन सी? वह है, फ है, यह है या र है? तो बिल्कुल अगर हम बात करें यहाँ पे दंतोष्ठ ध्वनियां, दिन व्यंजकों के उच्चारण में दंत और ओष्ठ दोनों का प्रयोग होता है, उन्हें दंतोष्ठ ध्वनियां जो है वो कहते हैं। तो दंतोष्ठ ध्वनियां यहाँ पे क्या है भैया? ब है। इसके अलावा अगर यहाँ पे फ के बीच यह लगा होता तो ये भी क्या होती है? आपकी दंतोष्ठ ध्वनियां होती। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे तो र जो है किस प्रकार की ध्वनि है? र जो है आपका वस्य ध्वनियां होती है। ठीक है, चलेंगे हम आगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। पूछा गया है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से अघोष वर्ण जो है कौन सा है? ल है, स है, व है या य है?
तो अघोष वर्ण कौन से होते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का जो आपका पहला अक्षर होता है और दूसरा, इसके अलावा स, ख, श जो होता है, ये सभी क्या होते हैं? आपके अघोष वर्ण होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर जो दूसरा है वो बिल्कुल सही होगा। चलेंगे आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। पूछा गया है कि हिंदी में अल्प प्राण वर्गों की संख्या कितनी है? 31 है, 30 है, 15 है या 29 है? तो सभी स्वर वर्ण और प्रत्येक वर्ग का जितने भी आपके स्वर वर्ण हैं, प्रत्येक स्वर वर्ण की बात करें, इसके अलावा जो आपका प्रत्येक वर्ग का जो पहला, दूसरा और पांचवा होता है, ये सभी क्या होते हैं? अल्प प्राण वर्ण होते हैं। अल्प प्राण के उच्चारण में कम जो है श्रम करना पड़ता है। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास जो है निकले, उसे जो है अल्प प्राण जो है कहा जाता है। तो अल्प प्राण वर्णों की संख्या यहाँ पे टोटल जो है कितनी है? 31 है। कितनी है? 31 है, जिसमें से आप बता दें कि 11 जो है स्वर होते हैं। और बिल्कुल ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो पहला है वो बिल्कुल सही होगा। चलेंगे आगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे कि विशेषण के कितने भेद होते हैं? 8, 2, 4 या 6? तो विशेषण की बात करें तो जो शब्द जो है गुण, दोष या संख्या, परिणाम आदि के संबंध में विशेषता का बोध कराते हैं, उन्हें जो है विशेषण कहा जाता है। विशेषण की संख्या जो है कितनी होती है? 4 होती है। कौन से होते हैं? गुणवाचक होता है, परिमाणवाचक होता है, संख्यावाचक होता है और सर्वनामिक विशेषण होते हैं। तो इस प्रकार से विशेषणों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, जैसे राम क्या है? राम काला है। राम कैसा है? काला है। तो काला क्या हो गया? उसकी विशेषता बता रहा है। और राम यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया? विशेष से होगा। राम क्या होगा? विशेष से होगा। और काला जो है क्या है? विशेषण है। चलिए आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे लिखा है कि रोहन बहुत तेज दौड़ता है, इस वाक्य में प्रविशेषण बताना है। क्या बताना है? प्रविशेषण आपको यहाँ पे बताना है। तो इस वाक्य में प्रविशेषण, वाक्य में बहुत जो है वो प्रविशेषण है। कैसा दौड़ता है? तेज तो दौड़ता है लेकिन बहुत तेज दौड़ता है, जो कि विशेषण की विशेषता बताए। ऐसा शब्द जो विशेषण शब्दों की विशेषता को बताता है, उन्हें प्रविशेषण शब्द जो है वो कहा जाता है। तो बहुत जो है वो क्या है? प्रविशेषण है। रोहन क्या है? विशेष से है। रोहन यहाँ पे विशेष से है और आपका तेज जो है क्या है? विशेषण है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को यहां पे देखते हैं। मानव शब्द का विशेषण निम्नलिखित में से क्या बनेगा? मानवीकरण, मनुष्य, मानवता, मानवी। बिल्कुल, अगर हम यहाँ पे मानव शब्द के विशेषण की बात करें तो मानव शब्द में ई प्रत्यय लगाने से मानवी बनेगा। तो बिल्कुल मानव शब्द का जो विशेषण बनेगा वो क्या होगा? मानवी होगा। ठीक है, फिर से बात जान लीजिए कि जो शब्द गुण, दोष, भाषा, संख्या, परिणाम आदि से संबंधित विशेषता का बोध कराते हैं, वही विशेषण जो है वो कहलाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हो बड़ा, काला, मोटा, पतला, ठीक है, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, वीर पुरुष, गोरा, अच्छी या बुरा, खट्टा मीठा, ये सभी क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। चलेंगे हम अगले प्रश्न पे। यहाँ पे लिखा है कि राम सेब खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? पूर्वकालिक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, अकर्मक है या अनेकार्थक क्रिया है? तो राम सेब खा रहा है, इस वाक्य में क्या है? सकर्मक क्रिया है। अब होता क्या है? क्रिया का बिल्कुल वाक्य में खाता है, क्रिया का प्रभाव जो है राम कर्ता पर न पढ़कर सीधे किस पे पड़ रहा है? सेब पर पड़ रहा है। तो यहाँ पे सेब क्या हो गया? कर्म है। बिल्कुल इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया जो है यहाँ पे होगी। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके दूसरी कार्य को करने में लग जाता है तो वहां पे क्या होता है? पूर्वकालिक क्रिया होती है। अब इसका एग्जाम्पल जान लीजिए। बिल्कुल अगर हम बात करें यहाँ पे तो सीता नहाकर मंदिर जाएगी, विक्रम फुटबॉल खेल कर जो है दौड़ने जाएगा, राहुल सोकर उठेगा तो पढ़ने जाएगा। तो इस प्रकार से जो है पूर्वकालिक क्रिया समाप्त हो जाने के बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है, तो उसे क्या कहते हैं?
पूर्वकालिक क्रिया। चलिए आगे चलेंगे और अगले प्रश्न पे। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि परि उपसर्ग में कौन सा शब्द जोड़ें जिससे उसका अर्थ जो है छोड़ना हो जाता है। तोष, हार, जन या ताप। तो बिल्कुल अगर पर में हम हार लगा देते हैं तो उसका अर्थ क्या हो जाता है, परिहार। तो टोटल यहाँ पे इसका हो जाएगा परिहार, और परिहार का मतलब होता है किसी को त्याग देना या उसको जो है छोड़ देना। ठीक है, वहीं अगर बात करें यहाँ पे और आगे जो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है परितोष। बिल्कुल यहाँ पे पर में अगर तोष हम जोड़ते हैं और परितोष का इच्छा पूर्ति होने वाले प्रसन्नता या संतोष से होता है। बिल्कुल अगला प्रश्न यहाँ पे कि पूछा गया है किस शब्द में उपसर्ग जो है नहीं लगा हुआ, विरासत, व्यापार, विच्छक या विकल्प। बिल्कुल अगर बात करें तो विरासत होती क्या है, विरासत का अर्थ होता है कि वह संपत्ति, अधिकार या गुण जो कि किसी व्यक्ति को उसके पूर्वजों से मिला होता है, वही क्या कहलाती है, विरासत कहलाती है। तो इसमें किसी प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यही इसका राइट जवाब होगा। जबकि आपके व्यापार हुआ, विच्छक हुआ या विकल्प हुआ, सभी में यहाँ पे बी उपसर्ग जो है वो लगे हुए हैं। चलेंगे अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, पूछा गया है कि इसमें कौन सा जो है रस है। एक ओर अजगरही रखी, एक ओर मृगराय, बिकट बटुही बीच ही परियो मूर्छा खाए। तो इस पंक्ति में प्रयुक्त रस कौन सा है, करुण रस है, भयानक रस है, वीर रस है या रौद्र रस है। तो बिल्कुल इस प्रश्न में जो है या इस पंक्ति में जो है यहाँ पे भयानक रस है। बिल्कुल इस पंक्ति में बात करें तो पार्थिक की एक ओर जो है अजगर और दूसरी ओर सिंह की उपस्थिति से हुआ भय के मारे जो है वो मूर्छित हो गया। और मूर्छित होना बिल्कुल है। और इस पंक्ति में भय अस्थाई भाव है, यात्री आश्रय अजगर और सिंह जो है अवलंबन है, अजगर और सिंह की जो है भयावह आकृतियां हैं। और भयानक रस की अगर हम बात करते हैं तो डरावने दृश्य देखकर मन में जो भाव उत्पन्न होता है, जब भय नामक अस्थाई भाव का मेल विभाव अनुभव संचारी भाव से हो जाता है, तो तब वहां पे भयानक रस की उत्पत्ति जो है वहां पे होती है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे और अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे कि करुण रस का अस्थाई भाव क्या होगा, शोक होगा, भय होगा, निर्वेद होगा या रति होगी। तो करुण रस का अस्थाई भाव क्या होगा, शोक होगा। ठीक है, किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के विनाश या अनिष्ट की आशंका से जो भाव मन में उत्पन्न होता है, और इसका अस्थाई भाव जो है क्या होता है, शोक होता है। चलेंगे अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, और इस प्रश्न में पूछा गया है कि वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को जो है कहा जाता है, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी, नंददास। तो वात्सल्य रस का सम्राट कवि जो है वो सूरदास को कहा जाता है। वात्सल्य रस का सम्राट कवि जो है सूरदास ने अपने काव्य में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का जो है वो वर्णन किया, जिसमें माँ यशोदा और श्री कृष्ण के बीच माता पुत्र के स्नेह का सुंदर जो है चित्रण देखने के लिए मिलता है। तो बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए आगे चलेंगे, और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे डैश समास कहते हैं, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व या अव्ययी भाव समास। तो जिस समास में पहला पद प्रधान और समस्त पद जो है अव्यय का काम करते हैं, वहां पे अव्ययी भाव समास जो है वो होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल होता है प्रतिदिन। ठीक है, वह अगर बात करें यहाँ पे प्रतिदिन और एक एक, एका एक, ये भी क्या होता है आपके अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल है। चलेंगे अगले प्रश्न पे। यहाँ पे लिखा गया है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है, कर्मधारय, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास। तो यथाशक्ति में यहाँ पे क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। इसका अगर हम समास विग्रह करते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, जैसी शक्ति औसा काम, शक्ति के अनुसार। ठीक है, और यथाशक्ति का समास विग्रह करने पर शक्ति के अनुसार होगा, और इसमें यथा आश्रय का प्रयोग के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी
इकाई क्या होती है? लिपि है, वर्ड है, शब्द है या वाक्य है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ड होते हैं, जिसका कोई खंड जो है या खंडन जो है न किया सके। अगर बात करें शब्द और वाक्य, कई वर्ड मिलके एक शब्द का निर्माण करते हैं और कई शब्द मिलके वे वाक्य जो है वो बनाते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, और यहाँ पूछा गया संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? अगर हम संतोष का यहाँ पे विखंडन करते हैं तो यहाँ पे भैया आएगा सम प्लस तोष। तो यहाँ पे सम उपसर्ग का प्रयोग जो है वो किया गया है। चलेंगे आगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, बोलते समय मुख के कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग जो है किया जाता है? 4, 5, 6 या 3? तो बिल्कुल बोलते समय यहाँ पे मुख से यहाँ पे 5 उच्चारण स्थानों का जो है प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। कंठ हुआ, ताल हुआ, दंत हुआ, ओष्ठ हुआ और मूर्धा हुआ। तो उच्चारण की दृष्टि से हिंदी वर्णमाला के वर्ण होते हैं, कंठ वर्ण होते हैं, कंठ वर्ण। दूसरा आपका यहाँ पे होता है मूर्धा, तालव्य, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। चलिए आगे चलेंगे और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए उपसर्ग का उदाहरण जो है नहीं है? अछाम हुआ, असगुन हुआ या अक्रस हुआ या अशुद्ध हुआ? तो बिल्कुल यहाँ पे बात करें तो दिए गए अक्रस में शब्द में अक प्रत्यय लगा हुआ। बिल्कुल अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अक उपसर्ग लगा हुआ है, बाकी सभी में यहाँ पे अक प्लस रस और बाकी सभी में अ उपसर्ग का प्रयोग जो है वो हुआ। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर जो तीसरा है वो बिल्कुल सही होगा। चलेंगे आगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे पूछा गया है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो इन पंक्तियों में कौन सा रस है? करुण रस है, श्रृंगार रस है, शांत रस या विभत्स रस? तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो इस पंक्तियों में यहाँ पे श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ। जहाँ काव्य में रति नामक स्थायी भाव, विभाव और अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर रस में परिणत होता है तो वहां पे श्रृंगार रस होता है। ठीक है। अब यहीं पे अगर बात करें करुण रस क्या होता है, तो किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के विनाश या अनिष्ट होने की आशंका से जो मन में भाव की पुष्टि होती है उसे करुण रस जो है कहा जाता है। ठीक है। वहीं अगर बात करें शांत रस की तो बिल्कुल इस रस से तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने पर, परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर मन को जो शांति मिलती है वहां पे शांत रस की उत्पत्ति जो है वो होती है। चलेंगे अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का क्या स्वरूप है? राष्ट्रभाषा है, विश्व भाषा, राजभाषा या मातृभाषा? तो अनुच्छेद 343 के खंड 1 के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी भाषा जो है वो राजभाषा है। अगर हम राष्ट्रभाषा की बात करें तो भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। भारतीय संविधान में हिंदी को संघ की राष्ट्रभाषा के रूप में जो है वो मान्यता मिली है। हिंदी क्या है भैया? हिंदी संघ की क्या है? राजभाषा है। और राजभाषा होती क्या है? भारत भाषा का इस्तेमाल जो है सरकारी, बिल्कुल अगर इस प्रकार की भाषा का प्रयोग जो है सरकारी काम काजों में किया था, सरकारी काम काजों में इसका यूज जो है वो किया जाता है। वही मातृभाषा की बात करें तो जिस भाषा में इंसान सबसे पहले बोलना सीखता है यही उसकी जो है मातृभाषा होती है। यानी माँ की गोद की भाषा को ही जो है मातृभाषा जो है वो कहा जाता है।